फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। आज जो हम वैश्वीकरण का आखिरी भाग बनाने जा रहे हैं और इसमें कुछ 3 पॉइंट रह गए थे जो मुझे आपसे डिस्कस करने हैं। एक तो है भारत और वैश्वीकरण, दूसरा है वैश्वीकरण का प्रतिरोध और तीसरा जो पॉइंट है वो है भारत और वैश्वीकरण का प्रतिरोध। तो तीनों बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि पहला हमारा पॉइंट है भारत और वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण के मामले में भारत के क्या विचार रहे, कैसा रुझान रहा, ये सब बातें। तो हम देखते हैं कि ब्रिटिश काल से ही जब भारत उपनिवेश था तो कहीं ना कहीं ये जो आयात और निर्यात का सिस्टम पहले से ही था। जैसा कि मैंने बताया कि पहले भी हड़प्पा काल में भी जो है वस्तुएं एक जगह से दूसरी जगह आयात होती थी, निर्यात होती थी। तो वैश्वीकरण आने से इसी समय ये हुआ, ये तो ठीक नहीं कहना होगा। तो लेकिन चूंकि आप कहते हैं ना तादाद बढ़ गई, एक क्रम बढ़ गया, व्यापक लेवल पे होने लगा, ये पहले नहीं होता था। तो चूंकि अनुभव हमारे ऐसे थे जैसे कि ब्रिटिश कंपनियां या और भी जो यूरोपियन लोग आए थे भारत में, वो व्यापारी बनकर ही आए थे, है ना। हमारे यहाँ से कच्चा माल ले जाते थे, ब्रिटिश काल से ही यहाँ से कच्चा माल ले जाते थे और वहाँ उत्पादन करके बाजार में भारत के बेचते थे। तो इस तरह से भारत को धीरे धीरे खोखला कर लिया। चूँकि भारत ने इससे सबक लिया और उसको लगा कि कहीं दोबारा से हम उसी चुंगल में ना फंस जाएं, इसलिए भारत ने कुछ ऐसी नीतियां अपनाई, संरक्षणवाद जिसको कहा गया, आर्थिक संरक्षणवाद, कि उन्होंने निर्यात पर जो है प्रतिबंध लगा दिए, कोई कच्चा माल बाहर निर्यात नहीं होगा। और जो इसका कारण ये था, वो ये चाहते थे कि यहीं पर लोग उत्पादन करना सीखें, चीज़ों को बनाना सीखें, निर्माण करना सीखें, जिससे भारत में ही चीज़ें बने और विदेशों में बिके और धन आए। तो ये नीति के कारण संरक्षणवाद की नीति जो कि है ना, निर्यात पर प्रतिबंध था, संरक्षणवाद उन्होंने किया था। इससे क्या हुआ, कुछ क्षेत्रों में तो काफ़ी लाभ हुआ, लेकिन कुछ क्षेत्रों में हम पिछड़ गए, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जो था आवास, इन चीज़ों पर जितना ध्यान दिया जाना था उतना ध्यान नहीं दिया गया और ये क्षेत्र जो है पिछड़ते गए। इसी के चलते आगे चल के 1991 में जब पूरा वैश्विक मंदी थी, वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया था, तो भारत ने भी इससे उभरने के लिए अपनी नीतियों में, अपने सिद्धांतों में थोड़ा सा परिवर्तन किया और अपनी अर्थव्यवस्था को खोला। जो बाधाएं, जो प्रतिबंध उसने लगा रखे थे आयात पर, निर्यात पर, वो थोड़े से शिथिल किए और खोलना शुरू किए। तो इसके चलते जो है परिवर्तन हुआ, बहुत सारी कंपनियां आई, निवेश बढ़ा। और अगर ये हम कह दें कि भारत ने इसमें बहुत ऊंची तरक्की की है और ये सब, तो ये थोड़ा जल्दबाजी होगी। अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये तरक्की हो गई और बहुत आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि विकास दर बढ़ी है, तो विकास दर को ही आप विकास का पैमाना नहीं समझ सकते कि विकास दर बढ़ रही है तो सब कुछ अच्छा है। मूलभूत चीज़ें भी सामने आनी चाहिए, जैसे पूरा जो जीवन स्तर है सभी का अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक धनी बहुत अधिक धनी हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। तो अभी उस दिशा में ये कहना कि वैश्वीकरण भारत के लिए कितना लाभदायक हुआ, ये जल्दबाजी होगी। फिर भी कुछ अच्छे परिणाम जो सभी को मिले हैं वो हमें भी मिले, जो हानियाँ सभी की हैं वो हमारे लिए भी हैं। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो हम चलते हैं वैश्वीकरण का प्रतिरोध। तो वैश्वीकरण का प्रतिरोध कई मुद्दों पर होता है, सभी जगह होता है, पूरे विश्व में होता है। तो वामपंथी जो हैं, वामपंथी विचारधारा यानी कम्युनिस्ट जो लोग, विचारधारा वाले लोग हैं, वो इस आधार पर विरोध करते हैं कि वैश्वीकरण से जो धनी और निर्धन की खाई है वो बढ़ती जाएगी। एक वर्ग बहुत ऊपर उठ जाएगा, दूसरा बिल्कुल गरीब होता जाएगा, शोषण फिर से शुरू होगा। तो इसलिए ये लोग वैश्वीकरण का विरोध करते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं पूरे विश्व में एक प्रायोजित पूंजीवाद फैलाया जा रहा है वैश्वीकरण के उससे, है ना। तो इससे तो पूंजीवाद के जो दुष्परिणाम है पूरे विश्व को झेलने पड़ेंगे। दूसरी तरफ वो दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग हैं, वो राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक तीनों तरह के प्रभाव को जो है मानते हैं। उनका कहना है कि सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि राजनीतिक भी, ऐसे कि जो राज्य हैं वो कमज़ोर होंगे पहले के मुकाबले। पहले जितने संप्रभु राष्ट्र और जो स्ट्रांग हुआ करते थे अपने निर्णय के बारे में, कहीं ना कहीं जो बहुराष्ट्रीय निगम या कंपनियां हैं वो उनके निर्णय को प्रभावित करेंगी। तो जो संप्रभुता की स्ट्रांग जो फीलिंग थी वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। दूसरा, आर्थिक भी प्रभाव पड़ना ही है, आर्थिक तो पड़ेगा ही सही। और सांस्कृतिक की वो बात करते हैं कि संस्कृति को कहीं ना कहीं बहुत क्षति पहुंच रही है। लोग कह रहे हैं कि सभी विश्व संस्कृति बन रही है, पर मूल रूप से देखा जाए तो पश्चिमी संस्कृति, विकसित राष्ट्रों की संस्कृति जो है पूरे विश्व पर हावी हो रही है। तो इसको लेकर वो चिंतित हैं और इसे लेकर उनके गठजोड़ भी शुरू हुए। एक जैसी विचारधारा वाले जब विश्व के सभी लोग जुड़े तो उनके गठजोड़ शुरू हुए, विचारों का आदान प्रदान शुरू हुआ और एक मंच बनाया गया, जो है मंच का नाम है वर्ल्ड सोशल फोरम करके, WSF शॉर्ट में है। इसकी बैठकें हुई और संयुक्त
उन्होंने इसको अनुमति भी दी है विधिवत उसकी कि हाँ ये ऐसा है जिसमें वैश्वीकरण की दिशा में चर्चा की जा सकती है। और इसकी पहली बैठक जो है 2001 में हुई थी, दूसरी 2004 में, और इसकी अंतिम बैठक 2007 की जो बैठक हुई है कीनिया में हुई है, नैरोबी की जो राजधानी है उसमें हुई है। तो ये अब सब लोग जो है मिलकर आंदोलन का रूप धारण कर रहे हैं, है ना। और इसका जो उदाहरण है 1999 में सिएटल में विश्व व्यापार संगठन ने इस मामले में एक मंत्री स्तरीय बैठक भी की थी दिशा में विचार विमर्श के लिए। तो अब लोग जागरूक होते हैं, पूरे विश्व के लोग इकट्ठे होते हैं मंच पर, भारत भी उसमें शामिल है। तो इसका विरोध भी हो रहा है और इसके कंट्रोल के लिए, इसके नियंत्रण के लिए भी प्रयास कहीं ना कहीं किए जा रहे हैं। अगला जो हमारा बिंदु है वो है भारत और वैश्वीकरण का प्रतिरोध, यानी भारत में वैश्वीकरण का प्रतिरोध कैसे। तो स्वाभाविक है, पूरे विश्व में हो रहा है तो भारत में भी होना स्वाभाविक है। और वही पर मैं दोहराऊंगी कि जो वामपंथी धारा है वो आर्थिक वैश्वीकरण के खिलाफ आंदोलन कर रही है कि कहीं ना कहीं के इससे जो है गरीब और गरीब होगा, जो बुर्जुआ वर्ग है वो लाभ लेगा, सर्वहारा वर्ग का शोषण होगा, ऐसी विचारधारा इनकी है। और जो दक्षिणपंथी हैं यहाँ भी भारत में भी वो जो है दक्षिणपंथी कोई लोग नहीं है, राजनीतिक दल जो दक्षिणपंथी हैं उनकी ओर से और श्रमिक और किसानों की ओर से बहुराष्ट्रीय निगम जो आए हैं उनके प्रवेश के लिए विरोध हुआ है कि ये नहीं आना चाहिए, इससे बहुत सारे प्रभाव पड़ेंगे भारत पर, आर्थिक भी, राजनीतिक भी और सांस्कृतिक भी, ठीक है। और इसी तरह से ये जैसे नीम का जो पेटेंट कराया था, अमेरिका नीम का पेटेंट करा रहा था, उसका भी विरोध हुआ था कि नहीं, नीम तो भारतीय औषधि है, शुरू से हमारे उसमें औषधियों में प्रयोग होता रहा है वर्षों सदियों से, तो इसका भी विरोध हुआ। और दक्षिणपंथी खेमा जो है वो सांस्कृतिक चीज़ों का विरोध कर रहा है, सांस्कृतिक प्रभाव का विरोध कर रहा है कि पश्चिमी जो संस्कृति है वो भारत में हावी हो रही है। और उसका मानना है कि जो टीवी पर, मीडिया पर जो वैलेंटाइन डे का प्रचार प्रसार होता है वो नहीं होना चाहिए, इससे हमारी संस्कृति दूषित हो रही है। और जो छात्र छात्राएं पश्चिमी परिधान पहनते हैं उन पर भी कहीं नियंत्रण लगाना चाहिए, क्योंकि भारतीय संस्कृति इससे प्रभावित हो रही है, इसको क्षति पहुँच रही है। तो ये सारा हमने पढ़ा वैश्वीकरण प्रतिरोध सभी जगह है, लेकिन हर चीज़ का बुरा नहीं होता, कोई चीज़ पूरी तरह अच्छी नहीं होती, दोनों के फायदे और नुकसान है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम किस चीज़ का कैसे उपयोग करें। जैसे कि ये इंटरनेट जिसके थ्रू हम ये क्लास ले रहे हैं, इसके फायदे भी हैं तो नुकसान भी है। बहुत से बच्चे इसमें ऑनलाइन गेम और उसमें अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, बहुत सारे गलत उसमें समय बर्बाद करते हैं, लेकिन इसी से आज हम अपनी शिक्षा के लिए इसको हथियार बनाकर उपयोग कर रहे हैं और इस कोरोना काल में लड़ रहे हैं। तो हर चीज़ का एक अच्छा और बुरा पहलू है। वर्तमान में अगर हम कहें कि वैश्वीकरण को रोका जा सकता है तो ये मेरी नज़र में तो संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अब एक इंडिविजुअल राष्ट्र अपने आप में करने, चीन जो साम्यवादी राष्ट्र था उसने भी बहुत समय तक अपने आप को बांध के रखा, लेकिन धीरे 78 के बाद उसने भी अपने आप को खोलना शुरू किया और काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है वो भी। तो ये चीज़ें वैश्वीकरण के बारे में हम कहें कि प्रतिरोध हो रहा है, होना भी चाहिए, क्योंकि अगर खुली छूट किसी चीज़ को भी दे दी जाए तो उसके परिणाम भयानक आने स्वाभाविक है। तो इसी तरह जब कोई चीज़ होती है तो उसको विरोध भी, जैसे कि पक्ष और विपक्ष होते ही अपने अपने दोनों के सोचने का नज़रिया होता है, दोनों अपनी जगह सही होते हैं। तो भारत का भी अपना है कि कुछ वर्ग उसका विरोध कर रहा है, हालांकि सरकार प्रयास कर रही है और ऐसा नहीं कि पूरी तरह से खुली छूट दे दी है। कुछ जो सार्वजनिक क्षेत्र के वो हैं उनमें अभी भी पूरी तरह निवेश को उन्होंने अनुमति नहीं दी है। तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मैं इतिहास की वीडियो भी अब लेकर आने वाली हूँ और इसकी टेस्ट सीरीज भी अभी डलेगी, इसी वीडियो के साथ मैं टेस्ट सीरीज डालूंगी। इसकी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक होगी ब्लू कलर की, उस पर आप क्लिक करेंगे तो पूरा टेस्ट पेपर खुलेगा, उसको करके और आप उसको सबमिट जरूर करें, क्योंकि कई बच्चे कह रहे हैं कि मैडम हमने कर दिया, लेकिन वो सबमिट बटन पे आप जब तक क्लिक। दूसरा एक चीज़ और उसमें है कि रिक्वायर्ड होते हैं क्वेश्चन, यानी आपको सभी क्वेश्चन करना अनिवार्य होता है। जब तक आप वो नहीं करेंगे आपका पेपर सबमिट नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ेगा। तो भले ही आपको गलत आया पर वो पेपर जरूर, क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करें, तभी आपका जब पूरे जैसे 10 क्वेश्चन दिए तो 10 के 10 जब आप कर देंगे तभी आपका पेपर सबमिट होगा। तो टेस्ट पेपर जरूर करना और उसको सबमिट बटन जरूर दबाना और इसको सब्सक्राइब कर लो, जिससे सारी आपको मिलेंगी। इसके बाद में अब चूँकि हमारी पूरी एक बुक कंप्लीट हो गई है, एक भाग पूरा कंप्लीट हो गया, तो अब मैं अगला वीडियो जो 12वीं का है वो इतिहास का डालूंगी और वो भी आपको ऐसे ही बराबर से पहुँचता रहेगा। इसके लिए सब्सक्राइब करें। चलो।